दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स यानी भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए याद करते चलना है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। अब लेंस की क्षमता सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, क्षमता। यानी मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि लेंस की क्षमता, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो जो यहाँ पे लेंस की जो क्षमता क्या होती है वो क्या करती है, प्रकाश की किरणों का अभिसरण या अपसरण कितना कर पाती है, तो उसी से क्या करता है उसका क्षमता हमें पता लगता है। तो अब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो हमारा डायोप्टर हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो पावर यानी क्या कि क्षमता को हम पावर से लिखते हैं, तो पावर बराबर क्या होता है 1/f यानी 1/, फोकस लेंथ हो जाती है। अब फोकस लेंथ किस में होती है, तो ये मीटर में होती है। तो यहाँ पे पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा की दो एक वर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संतोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। अब पथांतर में तो क्या कि पथांतर को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो अब बोला है कि एक तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पे लैम्ब्डा हो गया और दो एक वर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संतोषी व्यतिकरण के लिए आपको यहाँ पे पथांतर फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे पथांतर क्या होता है डेल्टा एक्स, तो ये हमारा हो जाता है एन, यहाँ पे लेमडा हो जाता है, ये लेमडा एन या एन लेमडा हो जाता है। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में ए है। तो यहाँ पे दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। अब 3 लेंस हमें दे दिया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव में होती है या पॉजिटिव में होती है। अवतल लेंस जो होती है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है या निगेटिव में होती है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को हम यहाँ पे प्लस यानी पॉजिटिव में लिखते हैं, और जो अवतल लेंस होता है उसके फोकस दूरी को हम निगेटिव से यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें देखिए कि माइनस जो 30 सेंटीमीटर है ये क्या हो गया, अवतल लेंस का यहाँ पे फोकस दूरी हो गया। तो अब यहाँ पे इस तरह का इसका ये फिगर बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। इससे दो सटे क्या यहाँ पे बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। अब तीनों के यहाँ पे हम एफ इक्विवेलेंट यानी क्या कि समतुल्य फोकस दूरी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1/f यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, और ये माइनस में हो जाएगा तो 1/ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, फिर प्लस में हो जाएगा 1/60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या निकालना है, समतुल्य यहाँ पे जो संयोजन की जो फोकस दूरी है वो हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो वो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 3 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें देखिए कि वस्तु से यहाँ पे बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से या किसी से नहीं। तो यहाँ पे सबसे यहाँ से पहले आपको ये देखना है कि आभासी प्रतिबिंब किस से बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो तीनों दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से भी और समतल दर्पण से भी। तो उत्तल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है इससे यानी उत्तल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, छोटा बनता है। और समतल दर्पण से जो बनता है आभासी प्रतिबिंब वो क्या होता है, यहाँ पे समान यानी जो पहले था वही बनता है। लेकिन जो अवतल दर्पण से हमारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे बड़ा बनता है। तो हमारा क्वेश्चन में भी यही दिया है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण से बनता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो अब देखिए जल का अपवर्तनांक निकालना है
तो सबसे पहले हमारा कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष निकालना है। तो यहाँ पे जल का यहाँ पे हमारा दिया है 4/3, तो ये हम 4/3 लिख दिए। और यहाँ पे कांच के सापेक्ष निकालना है, तो कांच का यहाँ पे क्या दिया है, 3/2 दिया है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे, तो हमारा ये हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन डी में है हमारा 8/9। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो इसमें है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। तो यहाँ पे वायु का बुलबुला आप देखे होंगे पानी के अंदर जो रहता है वो क्या करता है, चमकते रहता है। तो किस कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में किसी पदार्थीय माध्यम में जाता है तो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है। यानी क्या कि एक वर्णीय प्रकाश है, निर्वात में किसी पदार्थ के माध्यम से जाता है तो उसका कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। बाकी बात उसका जो वेग है वो भी चेंज हो जाता है, तीव्रता है ये भी चेंज हो जाता है, और तरंग दैर्घ्य ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो एफ यानी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो होता है वो यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं होता। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस क्या होगा। अब हमें क्या बोला है कि 2 उत्तल लेंस दे दिए हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब दोनों को कांटेक्ट में जब रखेंगे तो हमारा समतुल्य लेंस किस तरह का आएगा। तो आज का यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, उत्तल लेंस ही हमारा आएगा। अब ये कैसे आता है तो वो भी यहाँ पे देखते हैं। ये F1 मान लेते हैं, एक का यहाँ पे फोकस दूरी, एक का F2 मान लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे 1/f इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, F1 बाय यहाँ पे F2, F1 इंटू F2, और ये हमारा क्या हो जाएगा F1 प्लस यहाँ पे F2 आ जाएगा। ये F इक्विवेलेंट निकालेंगे तब, तो ये हमारा पॉजिटिव में आ गया, और ये क्या आ जाता है, अभिसारी आ जाता है। तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 में है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, तो L यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पीडेंस यानी स्वप्रेरक तत्व हो जाता है, R यहाँ पे रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो जाता है। तो अब बोला है कि उसकी प्रतिबाधा क्या होती है। अब सबसे पहले तो प्रतिबाधा यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, तो Z से इसको डिनोट करते हैं। और Z बराबर क्या होता है, तो ये होता है √अंडर यहाँ पे R² प्लस में क्या होता है यहाँ पे LX का स्क्वायर। तो यहाँ पे LX हमें फाइंड करना है, तो ये LX हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये हमारा जो आता है वो क्या आता है हमारा यहाँ पे प्रतिघात, तो ये आता है हमारा ओमेगा L आता है। तो ओमेगा L मतलब क्या कि ओमेगा² और L²। तो हमारा यहाँ पे जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी से हो जाएगा, √अंडर R² प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे इंटू L² हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि क्या हो कि इस तरह के कोई और भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम किसे मापते हैं, आवेश को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, धारा को मापते हैं या ऊर्जा को। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऊर्जा को मापते हैं। अब यहाँ पे आपसे एक भी और क्वेश्चन हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, जूल में, तो कितना जूल होता है, तो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है हमारा 1.602 इंटू 10⁻⁻ यहाँ पे हो जाता है -19 जूल। इतना ऊर्जा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 11 नंबर क्वेश्चन में है 2 बल्ब क्रमशः 15 वाट का और यहाँ पे 220 वोल्ट का है, यानी 2 बल्ब है जिसमें एक 15 वाट का है और वो 220 वोल्ट का, और दूसरा जो बल्ब है वो 60 वाट का है और ये भी 220 वोल्ट का ही है क्षमता का। तो उसके फिलामेंट के प्रतिरोध का यहाँ पे अनुपात क्या होगा, यानी जो दोनों बल्ब है उसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा और उसके बीच उसके अनुपात क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग याद कीजिए
यहाँ पे क्या है, ये क्षमता ही नहीं दिया है, तो क्षमता मतलब क्या है कि पावर, तो पावर बराबर हमारा क्या होता है, v² होता है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं r बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से r बराबर हमारा आ जाएगा v²/p आ जाएगा। अब यहाँ पे R1 निकालते हैं, यानी पहला जो बल्ब है उसके लिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट है, तो आप इसको 220 गुने 220 डिवाइडेड बाय 15 करके, और फिर हम R2 जब निकालेंगे तो R2 हमारा क्या आ जाएगा, ये R2 यानी दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 220 गुने यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जब R1 और R2 दोनों निकल गया तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, R1 अनुपात R2 निकाल देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस दोनों बल्ब के बीच का यहाँ पे जो फिलामेंट का प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो हमें निकल जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिनालिका की लंबाई 4 तथा अनुप्रस्थ काट का यहाँ पे क्षेत्रफल a है, n फेरों की इस परिनालिका का स्वप्रेरक तत्व होगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे उसकी यहाँ पे 4 दे दी है लंबाई, और यहाँ पे क्या है, एरिया दे दिया गया है, और फेरों की संख्या n दे दी गई है। तो यहाँ पे इसका स्वप्रेरक तत्व क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, μ0n² a ये बाय क्या हो जाएगा L, जहाँ पे L हमारा यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसमें से आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम हो जाती है, इसका यूनिट ओम हो जाती है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको L से डिनोट करते हैं, यानी L बराबर हमारा हो जाएगा μ0n² a बाय यहाँ पे L हो जाएगा। अब यहाँ पे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, तो साइक्लोट्रॉन किस कण को ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब साइक्लोट्रॉन एक मशीन होता है जो क्या करता है, यहाँ पे हाई यहाँ पे वोल्ट उत्पन्न करता है। तो अब इसमें बोला है कि उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं उपयुक्त है ये भी देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेट, यानी जब इलेक्ट्रॉन को जब गतिमान आएगा तो वो क्या होता है, यहाँ पे जब इसका वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पे गति इंक्रीज करेगा, जब बढ़ेगा तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, जिससे क्या होगा कि जब इसको हम यहाँ पे जब ये त्वरित करेगा तब ये त्वरित करते वक्त क्या हो जाएगा, ये फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं करते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक सामान्य तार को 4 बराबर भागों में बांटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन की तुल्य प्रतिरोध होगी। अब क्या है, 1 ओम है, 1 ओम का यहाँ पे सामान्य तार है, अब उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो एक हो जाएगा 1/4 ओम, फिर हो जाएगा 1/4 ओम, इस तरह से 4 हो जाएगा। अब चारों का क्या निकालना है हमें, तो उसका यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये हमारा, और उसमें किस में जोड़ा है, तो समांतर क्रम में जोड़ा है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, तो 1/4 प्लस 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 यहाँ पे प्लस 1/4। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो ये तो हमारा अभी क्या हो गया, ये समांतर, ये और प्लस यहाँ पे ये डिवाइड में ना आएगा, क्या आएगा इसके डिवाइड में, आर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, और आर आ जाएगा, और आर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही ओम है, 1 ओम को यहाँ पे हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 4 बराबर भागों में बांटे तो एक आ जाएगा 1/4, और दूसरा भी 1/4, इसी तरह से चारों 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या निकालना है हमें, 1 यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये होगा 1/4 बट्टे यहाँ पे R1 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 यहाँ पे, प्लस यहाँ पे R2, इस तरह से। तो इस तरह से जब आपको निकालिएगा तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 1/16 ओम आपको आएगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा की यथार्थ तथा आभासी शक्ति क्रमशः PT तथा PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यथार्थ और आभासी शक्ति क्या होती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक आता है त्रिभुज, शक्ति त्रिभुज आता है, ये यहाँ पे ए हो गया,
यहाँ पे शक्ति त्रिभुज हो जाता है, जिसमें ये क्या होता है, यहाँ पे ये होता है यथार्थ होता है, ये होता है आभासी शक्ति होता है, ये आभासी शक्ति हो गया, ये हो गया ये यथार्थ होता है, और इधर होता है क्या, वास्तविक शक्ति, इधर वास्तविक शक्ति, और ये यहाँ पे एंगल होता है क्या, तो फाई होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है, यथार्थ और आभासी शक्ति, मतलब ये और ये पूछा है, ये यहाँ पे आधार हो गया, ये हो गया यहाँ पे क्या, तो कर्ण हो गया, ये आधार ये कर्ण हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम क्या साइन थीटा यानी साइन फाई निकालेंगे, क्या होगा, तो ये लंब बट्टे यहाँ पे कर्ण आ जाएगा, तो हमें आधार बट्टे कर्ण निकालना है, तो हम कॉस फाई निकालेंगे, तो कॉस फाई निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आभासी बट्टे यथार्थ आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पीटी बट्टे पीए आ जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पीटी बट्टे पीए। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म कौन सी होते हैं, यानी जब अत्यधिक कुहासा लगा होता है तो उसमें क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें उसमें कौन सा फोटोग्राफी प्रयोग करेंगे जिससे क्या होगा कि हमें दिखने लगेगा, तो अवरक्त किरणें का उपयोग करते हैं, यानी इंफ्रारेड का उपयोग करेंगे, तब हमें क्या होगा, यहाँ पे दिखने लगेगी। 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। अब एक पोटेंशियोमीटर है, अब उसमें क्या करें, तार की लंबाई को बढ़ा दे रहे हैं, तब वहाँ पे संतुलन बिंदु हमें कहाँ पे प्राप्त होगा, कम लंबाई पे, अधिक लंबाई पे, उतनी ही लंबाई पे, या अनिश्चित पे। तो अब इसमें यहाँ पे एक बात देखिए कि विभव प्रवणता, यहाँ पे क्या होता है, विभव प्रवणता, यानी के बराबर हमारा क्या आता है, तो ये आता है v बटे एल आता है। अब क्या किए हम यहाँ पे, ये लंबाई, जब हम लंबाई बढ़ाएंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा, के जब लंबाई हम बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज ही ना करेगा, तो के डिक्रीज करेगा, यानी क्या कि हमारा क्या हो जाएगा, अधिक लंबाई पे हो जाएगा। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो संतुलन बिंदु हमें कहाँ प्राप्त होगा, तो अधिक यहाँ पे बिंदु पर न। अब यहाँ से एल इधर अगर हम एल बराबर जब हम लिखते हैं तो एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v अपन यहाँ पे के हो जाएगा। अब देखिए जब हम एल को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू हम यहाँ पे घटेगा, और के का वैल्यू घटेगा तो ये ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, तो हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये विभव मापी, तो हमारा अधिक लंबाई पे ही मिलेगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिक लंबाई पे। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। अब क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे क्या है, आवेश है, वो सामान्य वेग से चल रहा है, तो उसके द्वारा हमें क्या उत्पन्न होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब चार्ज यहाँ पे मोशन में हो, यानी जब चार्ज क्या हो, चलायमान हो, तो वो क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबक क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और जब चार्ज क्या रहता है, यहाँ पे स्थिर में रहता है, तो वो केवल क्या करता है, विद्युत यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर चार्ज यहाँ पे मोशन में है तो वो चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो 18 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे फिगर दे दिया गया है, इसमें पूछा है कि ए और बी के बीच यहाँ पे क्या बताइए, समतुल्य धारिता बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये 2 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड किस में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, और ये 4 किस में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो याद कीजिए कि जब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यानी धारिता को समांतर क्रम में रहता है तो किस तरह से उसका हम टोटल धारिता निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 5, तो 5 माइक्रोफेराड हो गया। अब बचा कौन, तो इससे क्या कौन सा जुड़ा है, तो 4 माइक्रोफेराड बराबर, और ये किस में जुड़ा है, तो श्रेणी में जुड़ा है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो हम किस तरह से निकालते हैं, 1/5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/4,
तो ये हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये 9/20 हो जाएगा। ये 9/20 क्या आया, तो 1/F इक्विवेलेंट ना आया, यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट आया, तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20/9 आ जाएगा। तो अब देखिए कि 20/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो 19 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा 20/9 माइक्रोफेराड। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। अब क्या है कि एक एयर यानी वायु में गोलीय चालक है, यहाँ पे स्फेरिकल यहाँ पे कंडक्टर है, तो उसकी जो धारिता होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। 20 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 20 हो जाएगा, गोले के त्रिज्या की अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये कैसे होती है तो वो भी देख लीजिए। हमारा C बराबर क्या होता है 4πε0 इंटू हमारा क्या होता है R होता है। तो अब देखिए हमारा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, यानी C क्या होता है तो अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R यानी त्रिज्या के। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन 20 हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये त्रिज्या R बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा निकलेगा C बटे यहाँ पे हो जाएगा 4πε0 हो जाएगा। इससे हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 किलोमीटर आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, यानी एक कोई कैपेसिटर है तो वो किस पे निर्भर नहीं करता है, प्लेटों की आवृत्ति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, या प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो सबसे पहले देखिए आवृत्ति पर तो वो डिपेंड करता ही है, आकार पे भी डिपेंड करता है, यानी उसका आकार जितना बड़े रखा उतना उसका ज़्यादा क्या होगा धारिता होगा। प्लेटों के आवेश पर, ये यहाँ पे ऑप्शन जो C है इस पे वो डिपेंड नहीं करता है, यानी चार्ज पे वो डिपेंड नहीं करता है, यानी उसके बीच कितना भी चार्ज डाल दो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा 22 का राइट आंसर ऑप्शन C से हो जाएगा, क्या प्लेटों के आवेश पर क्या करता है वो तो डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की बूंद, यहाँ पे 8 बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में क्या होगी। तो अब देखिए हमारा क्या छोटे बूंद की यहाँ पे 8 है, उसकी त्रिज्या यहाँ पे क्या है समान आवेश और समान, और दोनों का यानी बड़ा बूंद है उसका भी क्या है यहाँ पे त्रिज्या क्या होगा वो चेंज हो जाएगा, तो कितनी गुनी होगी वो हमें निकालना है। तो अब आइए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होती है गोलाकार होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 यहाँ पे स्मॉल r क्यू, ये किसके बराबर होगा तो 4 यहाँ पे कैपिटल R, ये बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे R³ यानी कैपिटल R³ बचेगा, यहाँ पे 8 है स्मॉल यहाँ पे R³, तो R यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 2R बचेगा, क्या बचेगा हमारा 2R यानी 2 गुनी हो जाएगी। जो बड़ी वाली जो यहाँ पे बूंद होगी वो छोटी वाली त्रिज्या के 2 गुनी हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे किस में ऑप्शन ए में है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। M आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र B में संतुलन की स्थिति के क्षेत्र के लंबवत लाने के किया गया कार्य होगा। अब देखिए इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या बोला है M यानी यहाँ पे क्या निकालना है आघूर्ण निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा W बराबर हमारा क्या होता है MB cos यहाँ पे थीटा होता है, क्या होता है MB cos थीटा, और इसमें क्या है लंबवत लाना, लंबवत मतलब क्या कि थीटा बराबर 90 डिग्री, तभी नहीं क्या होगा वो लंबवत होगा। तो अब इसमें हम रख देते हैं, तो इसमें हम रखेंगे क्या MB cos यहाँ पे 90 रख देंगे, तो cos 90 का वैल्यू 1 आता है, तो ये हमारा आ गया MB आ गया। तो MB हम किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इससे आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, तो ये इसका यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, सदिश है, अदिश है, उदासीन राशि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जो अभी ऊपर में पढ़े हैं, ऊपर में यही इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना यहाँ M आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव, तो यहाँ पे भी चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण
कौन सी राशि है, तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो सबसे पहले एक सदिश राशि हो गई। चुंबकीय आघूर्ण क्या होती है, सदिश राशि होती है, और इसका यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होता है। वैसे हम बता देते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया है, यहीं से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, करंट है, करंट का होता है आई, यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे एल स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, या तो फिर ए यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डायमेंशन यानी बीमा फॉर्मूला हो जाएगा, बीमा का सूत्र हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन में है, किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक एल लेंथ का क्षण है, अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी एक इधर हम कर दिए और एक यहाँ पे इधर कर दिए। ये हो गया हमारा L/2, ये हमारा L/2। अब इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा यहाँ पे जो चेंज है वो चेंज नहीं होगा, ध्रुव परिवर्तन, जड़त्व आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबक की प्रभावी लंबाई। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है चुंबक की प्रभावी लंबाई तो चेंज हो गई, चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे चेंज होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं कौन सा चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारा एल लेंथ का है। अब इसमें ये नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल हो गया, ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल हो गया। अब जब इसको 2 पार्ट में करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। यानी क्या कि हमारा जो ध्रुव प्रबलता हुआ ये हमारा चेंज नहीं हुआ। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्यफलन क्या होता है। तो कार्यफलन वो होता है निर्वात में किसी ठोस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको हम उस ठोस का क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक ठोस है, वो हम क्या कर रहे हैं, निर्वात में उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें न्यूनतम ऊर्जा लगा वो हम क्या कहते हैं, उस यहाँ पे वो जो ठोस है उसका कार्यफलन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लोहा है, ये लोहा, तांबा, बेरियम, सोडियम। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट हो गया इसका मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन के बीच सेपरेशन ज़्यादा होगा तभी क्या है, ये सॉफ्ट है। जब सेपरेशन कम होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कठोर होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, सोडियम का क्या होता है, न्यूनतम कार्यफलन होता है। अब 28 नंबर में है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगी। प्लांक नियतांक है उसकी बीमा क्या होती है, तो उसकी जो बीमा होती है प्लांक नियतांक की वो होता है एम, यहाँ पे हो गया एल स्क्वायर, और यहाँ पे टी क्या होता है, यहाँ पे टी होता है एम एल स्क्वायर, यहाँ पे टी होता है, क्या होता है, टी होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बल गुने दूरी गुने समय। तो बल गुने दूरी गुने समय, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी सूर्य जो है वो अपनी विकिरण जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त करता है, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विघटन से, नाभिकीय में रासायनिक क्रिया से, या नाभिकीय संलयन से। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से। अब ये कैसे होता है, तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 2 यहाँ पे हीलियम ले लेते हैं, ये यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हीलियम, ये 3 ले लिए। तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पे क्या दिया है, तो ये दिया है 2 हीलियम, यहाँ पे 4 दे दिया, और प्लस में हमारा क्या दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, और ये हमारा क्या दे दिया है, 1 दे दिया। तो और इतना तो दिया, और साथ में क्या, तो अत्यधिक मात्रा में हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ऊर्जा उत्सर्जित हुआ है। तो ये हमारा कौन सी प्रक्रिया हो गई, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो गई। और एक बार जो यहाँ पे रिएक्शन के बाद जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा कितनी होती है, तो 26.7, यहाँ पे ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतनी ऊर्जा एक बार में वहाँ से क्या होती है, उत्सर्जित होती है।
अब हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं? यानी एन प्रकार का अर्धचालक है, उसमें मुख्य धारावाहक क्या होता है, यानी किसके कारण उसमें करंट का क्या होता है, फ्लो होता है, प्रोटॉन, विभर, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो एन प्रकार का जो अर्धचालक है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे अब यहाँ से कौन कौन से हैं एन प्रकार के अर्धचालक, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस तरह से ये सब हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है? तो अभी ऊपर हम बताए ये क्या होता है हमारा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ml² t-1। क्या हो जाता है, ml² t-1। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, v वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न x किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अब v वोल्ट पर त्वरित क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, उसके द्वारा x किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी, वो आपको फाइंड करना है। तो आइए उसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर हमारा हो जाता है भी ई बटे यहाँ पे एच हो जाता है, जहाँ पे ये वेलोसिटी और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है, भी बराबर हमारा क्या होता है, सी बटे लेमदा होता है, तो हम यहाँ पे भी का मान रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सी ई बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच लेमडा हो जाए, एच यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बटे एच लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लेमडा निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लेमडा निकालेंगे तो लेमडा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर हमारा आ जाएगा एच सी बटे यहाँ पे वी ई आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य हो गया, जहाँ पे लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ऑप्शन हमारा, ये इसका 32 का ऑप्शन बी में है, एच ई बाई ई भी, एच ई बाई ई भी। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 में है कि हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? अब यहाँ पे बोर का जो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए जो यहाँ पे क्या था, अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है। तो सबसे पहले बोर का यहाँ पे हम देखते हैं परमाणु यहाँ पे क्या होता है। तो बोर यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है, आर एन बराबर यहाँ पे क्या होता है, n² r होता है। अब ये जहाँ पे n क्या है, तो ये कक्षों की संख्या है, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में, और r हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कक्षा की यहाँ पे त्रिज्या होगी, पहली कक्षा की त्रिज्या हो या दूसरी कक्षा की त्रिज्या हो। तो हमें क्या बोला, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकालना है, तो द्वितीय कक्षा मतलब 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। तो R2 हम निकालेंगे n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और द्वितीय कक्षा की त्रिज्या r हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा 4r हो गया, जहाँ पे r क्या है, यहाँ पे द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है। और फर्स्ट में यहाँ पे अभी जो निकाला था वो क्या था, r बराबर यहाँ पे क्या था, n² r, इसमें फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या थी, तो हमारा 4r हो गया। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रीडबर्ग नियतांक की विमा क्या होती है? रीडबर्ग नियतांक की विमा क्या होती है? तो रीडबर्ग को हम r से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो वो हमारा वैल्यू होता है 1 यहाँ पे 097 इंटू 10⁻, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या होता है 10⁻7, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे माइनस पर मीटर होता है, यानी क्या कि 1/m होता है। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। अब इसमें पूछा क्या है हमारा, तो यहाँ पे इसका बीमा पूछा है, तो इसका बीमा हमारा क्या हो जाएगा 1/m होता है। तो मतलब क्या हो गया, l यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो l -1 किस में है, तो ऑप्शन ए में सही है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चालन बैंड अंशतः रिक्त होते हैं। चालन बैंड मतलब क्या कि जो कंडक्टर का काम करे, यानी सेमीकंडक्टर में क्या होता है, चालन बैंड होता है जो क्या करता है, उसमें करंट को फॉलो करता है। तो चालन बैंड कम किस में होता है? अब देखिए अचालकों में तो चालन बैंड होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें करंट का तो फॉलो होता ही नहीं है।
अर्धचालकों में, तो अर्धचालकों में अंशतः रिक्त होता है, तभी इसमें ना बहुत कम करंट जाता है, और धातुओं में तो यहाँ पे होता ही नहीं, जिसलिए क्या होता है इसमें अच्छा खासा यहाँ पे करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा अर्धचालकों में। अर्धचालकों में क्या होता है, चालन बैंड अंशतः रिक्त होते हैं। अब नाभिकीय त्रिज्या की कोटि क्या होती है, यानी नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसकी कोटि कितने के बराबर होती है, तो वो होती है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या, 37 नंबर क्वेश्चन, परमाणविक हाइड्रोजन का जीवन काल क्या होता है। अब क्या पूछा है हमारा यहाँ पे, एटॉमिक हाइड्रोजन का जो यहाँ पे लाइफ टाइम होता है वो कितने दिनों के लिए होता है, एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए, एक घंटा के लिए, या एक क्षण के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, एक क्षण के लिए। अब एक क्षण के लिए तो ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे एलिमेंट होता है। ये जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये करता है कि वेरी फास्ट किसी से रिएक्ट कर लेता है, यानी ये क्या करता है सबसे ज़्यादा किसी से भी ये रिएक्ट कर लेता है, जिसके कारण इसका क्या होता है यहाँ पे जो लाइफ होता है सेकंड, यानी अर्धकाल जो होता है वो क्या होता है 10 से लेकर यहाँ पे 22 सेकेंड का होता है, यानी इसका जीवन 10 से लेकर 22 सेकेंड का ही होता है, जो क्या है यहाँ पे एक क्षण के यहाँ पे आसपास होता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है 10 किलो हर्ट्ज आवृत्ति वाले 100 मीटर तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा बराबर हमारा क्या आता है, तो ये आता है v/f आता है। अब v हमारा क्या आता है, तो ये जो v होता है ये 3 × 10⁸ होता है, और यहाँ पे हमारा दिया है 10 किलो हर्ट्ज, तो 10 किलो हर्ट्ज को हम किलो हर्ट्ज में यानी किलो हर्ट्ज में बदलेंगे तो एक आ जाए 10⁻, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 × 10⁻³ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मान लेते हैं 4, तो ये यहाँ पे 4 माइनस आ जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 3000, यहाँ पे बचा क्या बचा 3000 मीटर बचा। अब 3000 मीटर को यहाँ 30,000 मीटर बचा, यहाँ पे 4 जीरो होगा, तो यहाँ पे हो गया 30,000 मीटर हो गया। अब 30,000 मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन डी में है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा 30 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा। यानी प्रकाश क्या है, विद्युत प्रभाव के प्रयोग को आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उसको दोगुनी कर दिया है, तो निरोधी विभव क्या हो जाएगा। तो निरोधी विभव क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दोगुने से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा निरोधी विभव, तो दोगुने से अधिक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके अंतर्गत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री का हो जाता है। तो अब जैसे कि देख लीजिए ये यहाँ पे है, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से जो आएगा एक यहाँ पे आ गया, इधर आ गया। अब ये क्या है हमारा सघन माध्यम है, और ये क्या है हमारा विरल माध्यम है। तो क्रांति कोण यानी सघन माध्यम से आपतन कोण किसके, विरल माध्यम में। अब एक यहाँ से आएगा जो इसी पे चला जाएगा, यानी इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 40 का 90 डिग्री। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का लंबी दूरी के लिए संचरण क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए लंबी दूरी के लिए संचरण क्या होना चाहिए, उच्च विभव तथा निम्न धारा पर, उच्च विभव तथा उच्च धारा पर, निम्न विभव तथा उच्च धारा पर, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा का ऊंचे यानी संचरण के लिए। तो संचरण मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम इससे निकालते हैं P बराबर निकालते हैं पावर लॉस, यानी क्या हम निकालते हैं यदि पावर लॉस निकालते हैं तो पावर लॉस हमारा क्या आता है, ये आता है I² R आता है। क्या आता है I² R। अब देखिए लंबी दूरी के लिए जाना है तो हमें क्या करना है, पावर लॉस कम से कम करना होगा, तभी ना लंबी दूरी जाएगा संचरण करेगा। तो हमें यहाँ पे I², अगर हम I को कम कर देते हैं तो क्या होगा, ये लंबी दूरी तक जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं I क्या है, इसमें ऑप्शन ए में, यानी उच्च विभव होना चाहिए तथा धारा क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या है हमारा ए तथा बी दो गोलीय चालक की त्रिज्या ए और बी है।
एक यहाँ पे दो चालक है, एक ए और बी है, जिसकी त्रिज्या ए है और बी है, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी है। यदि दोनों का विभव समान हो, दोनों का पोटेंशियल सेम है, आवेश के तलीय घनत्व का अनुपात होगा। अब बोला कि उसके यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बताइए कि उसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा। तो उसके चार्ज डेंसिटी का जो अनुपात है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे B/A हो जाएगा। यानी 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या, B/A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम कितना टोटल 42 क्वेश्चन देखे हैं। अब इसमें से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे एक, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से आपको वीडियो कैसा लगा और इस पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। यानी जिस तरह से अभी इसमें 42 क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसका आगे सेट 3 बनाएंगे, उसमें भी इस तरह के और कुछ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और साथ में बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि क्या कि इसी तरह के और भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।